हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतीश राठौर। आज हम करते हैं सीआरपीसी का चैप्टर 24 बताता है जांचों तथा विचारण के बारे में साधारण उपबंध। तो ये बताता है जांच और इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में बताता है। इसमें दे रखे हैं 24 जो चैप्टर है उसका सेक्शन दे रखे हैं 300 से 327 तक। इसमें देखते हैं हम, पहला सेक्शन आता है 300 बताता है एक बार दोष सिद्ध। 300 बताता है एक बार दोष सिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारणा न किया जाए। अगर एक बार कोई व्यक्ति दोष सिद्ध या दोषमुक्त कर दिया गया है तो उसी अपराध के लिए उस पर दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा। ये बताता है 300 बताता है दोहरा दंड के बारे में। दोहरे दंड या इसे डबल जियो पार्टी भी कहते हैं, डबल जे पार्टी। तो ये कह रहा है जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और उसे अपराध के लिए दोषित या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक ना तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और ना उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था। तो पहला क्लॉज ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा ट्रायल कंप्लीट हो गया है, जिसमें दोष मुक्ति या दोष सिद्धि की जा चुकी है, उस पर दोबारा ट्रायल नहीं किया जा सकता। उन्हीं तथ्यों पर और उन्हीं अपराध के लिए उन्हीं पार्टियों पर दोबारा उसे केस नहीं किया जा सकता। अब इसका क्लॉज 2 बताता है, क्लॉज 2 बता रहा है किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोष मुक्त किए गए किसी व्यक्ति को विचारण तत्पश्चात राज्य सरकार की सहमति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाया गया। तो ये कह रहा है अगर राज्य सरकार कह देगी तो फिर किया जा सकता है केस। सेकंड ये कह रहा है जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाली किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोष मुक्त किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके लिए वह दोषित हुआ है भिन्न कोई अपराध बनाता है जिस उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है। तो सीधा ये है जो सेक्शन 300 है, ये बताता है दोहरे दंड के बारे में। तो ये कह रहा है अगर कोई अपराध किया गया है और उसका केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है और ट्रायल कंप्लीट हो गया है और उसमें दोष मुक्ति या दोष सिद्धि की जा चुकी है, तो उन्हीं पार्टियों पर उन्हीं अपराधों के लिए और उन्हीं तथ्यों पर दोबारा केस नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं दोहरे दंड। मतलब एक बार किसी व्यक्ति को दंड दे दिया गया है तो उसे दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। इसे दोहरे दंड से संरक्षण भी कहते हैं। अब आ जाता है सेक्शन 301। सेक्शन 301 बताता है लोक अभियोजक द्वारा हाजिरी। तो कौन हाजिरी करेगा? तो लोक अभियोजक द्वारा हाजिरी के बारे में बताता है सेक्शन 301। सेक्शन 301 कह रहा है किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी न्यायालय में जिसमें वह मामला जांच विवरण या अपील के अधीन है किसी लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है और अभिवचन कर सकता है। तो ये बताता है कि कोई ट्रायल चल रहा है तो उसका अभियोजन कौन करेगा? सहायक लोक अभियोजक करेगा या भार साधक लोक अभियोजक करेगा, ये बता रहा है। अब आ जाता है आगे 302 कहते हैं 302 कह रहा है अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। तो ये 302 के बारे में बता रहा है। 302 कह रहा है अभियोजन का संचालन। तो ये कह रहा है मजिस्ट्रेट की आज्ञा से कोई निरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी अभियोजन का संचालन कर सकता है। कोई पुलिस अधिकारी है वो भी अभियोजन का संचालन कर सकता है। ठीक है, ये बताता है 302। अब आ जाते हैं हम पर इसमें परंतु दे रखा है। परंतु ये कह रहा है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो पुलिस अधिकारी अभियोजक का निर्देशन नहीं कर सकता।
अब सेकंड क्लॉज कहता है कोई व्यक्ति प्लीडर द्वारा या स्वयं भी अपने अपने अभियोजन का संचालन कर सकता है। ये बताता है 302 का क्लॉज थर्ड। अब आ जाते हैं 330। 330 कह रहा है प्रतिरक्षा का अधिकार। तो कह रहा है जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संसिद्ध की गई है उसको प्रतिरक्षा का अधिकार कराने का अधिकार। तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई चल रही है उसे प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा, ये 303 बताता है। अब आ जाते हैं हम 304। 304 कह रहा है कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। तो ये बताता है कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने मतलब इतना पैसे वाला नहीं है, तो फिर वो अपने जो तो फिर उसकी जो विधिक सहायता है वो राज्य द्वारा व्यय किया जाएगा। ये कह रहा है जहाँ सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया गया है और जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर की नियुक्ति करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो वहाँ न्यायालय उसकी प्रतीक्षा करने के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो ये कहता है 304। अब आ जाते 305। 305 कह रहा है प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रेशन सोसाइटी अभियुक्त है। तो तब प्रक्रिया क्या होगी जब कोई निगम या रजिस्ट्रेशन सोसाइटी अभियुक्त है, तब कैसी प्रक्रिया होगी उसके बारे में बता रहा है। तो 305 सीधा सीधा ये कह रहा है यदि निगम या रजिस्टर्ड सोसाइटी अभियुक्त है तो उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को भी इस धारा के नियम लागू होंगे। तो फिर उसके जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उस पर ये सारे नियम लागू होंगे जो अन्य अभियुक्तों पर होते हैं वैसे ही। ये 305 बताता है। अब आ जाते हैं 306। 306 बता रहा है सह अपराधी को क्षमादान। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज कहता है इसमें किसी ऐसे अपराध से जिससे यह धारा लागू होती है प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में समृद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचार के किसी प्रक्रम में और अपराध की जांच विचार करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट वैसे जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबंध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में उन परिस्थितियों का जिनकी उसे जानकारी हो पूर्ण रूप से सत्य प्रकट करे। तो ये बताता है 306 सह अपराधी के बारे में। तो ये कह रहा है कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में या ट्रायल के किसी भी प्रक्रम में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इंक्वायरी में या ट्रायल के किसी भी प्रक्रम पर 7 वर्ष से दंडनीय अपराध की स्थिति में सह अपराधी को क्षमादान दे सकता है। अगर उन्हें लग रहा है कोई सबूत वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, कोई सह अपराधी होगा उसे क्षमादान की बोलकर उसे क्षमादान दे सकते हैं। तो अगर कब देंगे, यदि वह जो संपूर्ण घटना है उसकी सत्यता के बारे में प्रकट करता है तो फिर उसे क्षमादान दे दिया जाएगा। ये बताता है 306। अब आ जाते हम 307। तो कह रहा है क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। तो क्षमादान का निर्देश कौन दे सकता है, तो ये कह रहा है क्षमा की शर्तों का पालन न करने 307 कह रहा है क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। तो कह रहा मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किसी भी समय के निर्णय दिए जाने से पूर्व न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समृद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमादान दे सकता है। तो कौन दे सकता है, तो ये कह रहा है जो न्यायालय कार्रवाई कर रहा है वो न्यायालय उसे क्षमादान दे सकता है। ये कह रहा है 307। अब आ जाते हैं 308। 308 कह रहा है क्षमादान की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचार। और जो व्यक्ति है जिसे क्षमादान के लिए क्षमादान दे दिया गया पर जिन शर्तों में क्षमादान दिया गया उन शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तब क्या करेंगे, तो ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति धारा 306 या 307 में क्षमादान स्वीकार करता है तो यदि वह मिथ्या साक्ष्य देकर शर्त का पालन नहीं करता है तब उस अपराध के लिए जिसमें क्षमादान दिया गया था तथा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए विचारण किया जा सकता है। तो दोनों के लिए ट्रायल किया जा सकता है। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए विचारण किया जा सकता है, ठीक है, और उसका क्षमादान है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बताता है 308।
अब आ जाते हैं हम 309। 309 कह रहा है कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। तो ये 309 बताता है। तो 309 कह रहा है यदि जांच या विचारणा एक बार प्रारंभ हो जाए तो लगातार चलती रहेगी जब तक न्यायालय उसे स्थगित करना आवश्यक न समझे। ठीक है, तो कब तक चलती रहेगी? जब तक उसे न्यायालय स्थगित करना आवश्यक न समझे तब तक वो चलती रहेगी। स्थगित करने के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में तो वारंट द्वारा अधिकतम 15 दिन की प्रतिप्रेषित कर दिया जाएगा। तो कितने दिन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाएगा? 15 दिन के लिए। ये बताता है 309। आ जाते हैं 310। 310 बताता है स्थानीय जांच, स्थानीय निरीक्षण के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये बताता है स्थानीय निरीक्षण के बारे में। तो 310 कहता है न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, या तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जांच, विचारणा या कार्रवाई की किसी भी प्रकरण पर पक्षकारों को सूचना देने के बाद स्थान का उस स्थान का परीक्षण कर सकेगा। तो न्यायालय क्या कर सकेगा? स्थान का निरीक्षण भी कर सकेगा। कब कर सकता है? इंक्वायरी या ट्रायल की किसी या कार्रवाई की किसी भी प्रकरण पर कर सकता है स्थानीय निरीक्षण, मजिस्ट्रेट कर सकता है। अब आ जाते हैं हम आगे। 311 बताता आवश्यक साक्षी को सम्मन कर या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। तो ये सीधी ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है जिसे सम्मन करके उपस्थित करना आवश्यक है तो फिर न्यायालय क्या करेगा? आवश्यक साक्षी को सम्मन करके उसकी उपस्थिति कराएगा अगर व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति होगी, और उस व्यक्ति की परीक्षा कराएगा। ये बताता है 311। 311 ए बताता है नमूने, हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। तो मजिस्ट्रेट अगर उसे लग रहा है नमूने वगैरह या हस्ताक्षर वगैरह के हस्ताक्षर वगैरह लेके उसके बारे में नमूना, हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है इसके हस्ताक्षर वगैरह ले लेने चाहिए तो फिर न्यायालय क्या करेगा? उसे ऑर्डर देगा नमूने के लिए, अपने हस्ताक्षर देने के लिए या हस्तलेख या हस्तलेख देने के लिए न्यायालय क्या करेगा? ऑर्डर दे देगा। अब आ जाते हैं 312। 312 कह रहा परवादियों और साक्षियों का व्यय। तो कह रहा परवादियों और साक्षियों के व्यय। तो कह रहा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए यदि कोई दंड न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे न्यायालय के समक्ष इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारणा या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन से हाजिर होने वाले किसी परिवादी या साक्षी के उचित व्ययों के राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का आदेश देगा। तो कौन इसका खर्च उठाएगा? राज्य सरकार उठाएगी। अब आ जाते 313। 313 कह रहा अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। तो अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति बताता है 313। तो 313 कह रहा है जांच या विचारण में इन प्रयोजन में कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों को स्वयं स्पष्ट कर सके। न्यायालय किसी प्रकरण में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उसकी प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे। तो अभियुक्त की परीक्षा कहाँ होगी? 313 में होगी। सीधा ये है। भी कह रहा है अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उससे साधारणतः प्रश्न करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 314। 314 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 315। 315 कह रहा है अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। तो ये कह रहा है 315 अभियुक्त अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। कौन दे सकता है? अभियुक्त, परंतु लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। तो क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है अभियुक्त क्या कर सकता है? अपने विरुद्ध भी साक्ष्य दे सकता है, और इसीलिए हम कहते हैं अभियुक्त सक्षम साक्षी होगा। अब देखते हैं आगे बताता है 316। 316 कह रहा है प्रकटन उत्प्रेरण करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना। तो ये कह रहा है कि उत्प्रेरण आदि न दिया जाना, उत्प्रेरण आदि वगैरह नहीं दिया जाएगा। ये 316 में कह रहा है। 316 कह रहा है अभियुक्त पर किसी जानकारी को प्रकट करने के लिए उत्प्रेरणा, धमकी, वचन आदि कोई असर नहीं डाला जाएगा। अब आ जाते हैं 317। 317 कह रहा है अभी कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच, विचारण किए जाने के उपबंध। तो कब हम अभियुक्त की उपस्थिति में इंक्वायरी और ट्रायल कर सकते हैं उसके बारे में बताता है 317। तो 317 कह रहा है 317 कहता है
यदि न्यायालय को लगे कि अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी न्याय के हित में आवश्यक है, अगर लग रहा है कि अभियुक्त को क्या कर देनी चाहिए, व्यक्तिगत हाजिरी दे देनी चाहिए, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे व्यक्तिगत हाजिरी दे देगा। अभियुक्त न्यायालय के कार्य में बार बार विघ्न डालता हो तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच विचारण किया जा सकता है। तो कब कब किया जा सकता है, या न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी दे देनी चाहिए तो दे सकता है, या अभियुक्त को लगता है, या न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त क्या कर रहा है, बार बार विघ्न डाल रहा है कार्रवाई में, तो फिर न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी अनुपस्थिति में इंक्वायरी व ट्रायल कर सकता है। ये बताता है हमारा 317। अब आ जाते 318। 318 कह रहा है प्रक्रिया जहाँ अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझता है। तो अगर ये कह रहा है कि यदि अभियुक्त विकृचित नहीं है फिर भी वह कार्रवाई को नहीं समझता है तो दोष सिद्धि की दशा में कार्रवाई उच्च न्यायालय को भेज दी जाएगी। तो न्यायालय क्या करेगा, उसे उच्च न्यायालय को भेज देगा और उच्च न्यायालय जैसा ठीक लगेगा वैसा करेगा। 318 ये कह रहा है कोई अभियुक्त व्यक्ति ऐसा है पर विकृचित नहीं है वो, फिर भी वो कार्रवाई को नहीं समझ रहा है और दोष सिद्धि हो गई तो फिर न्यायालय क्या करेगा, दोष सिद्धि की दशा में कार्रवाई उच्च न्यायालय को भेज देगा। अब आ जाते हैं 319। 319 कह रहा है अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। तो ये कहता है 319 दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई। तो ये कह रहा है यदि किसी साक्ष्य से ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है जो अभियुक्त नहीं है, तो ये यदि किसी साक्ष्य से ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपराध किया है जो अभियुक्त नहीं है, हाँ, तो ये कह रहा है 319 यदि किसी साक्ष्य में ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया जो व्यक्ति अभियुक्त नहीं है तो उसका विचारण अभियुक्त के साथ किया जा सकता है। तो ये बताता है 319। अब आ जाते हैं 320। 320 कह रहा है अपराधों का समन। समन के बारे में बताता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपराधों का समन कहाँ किया जा सकता है, तो 320 में किया जा सकता है। तो 320 कह रहा है नीचे दिए गए सारणी के प्रथम दो स्तंभों में विनिष्ट भारतीय दंड संहिता की धाराओं के दंडनीय अपराधों का समन उस सारणी के तृतीय स्तंभ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। तो ये कह रहा है हमारा 320 न्यायालय की अनुमति से या बिना अनुमति अपराधों का समन किया जा सकता है। समन का प्रभाव कैसा होगा, दोष मुक्ति होगा। यदि कोई अपराध समनीय है तो अभियुक्त दुष्प्रेरण या वह प्रयत्न भी समनीय होगा। अगर अपराधी समनीय है तो फिर उसका दुष्प्रेरण और प्रयत्न भी समनीय होगा। समनीय करने वाला व्यक्ति मर जाए तो उसका विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की आज्ञा से समन कर सकता है, अपराध का समन कर सकता है। तो कह रहा है यदि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्धि के कारण अधिक दंड से दंडनीय किया गया है तो ऐसे अपराध का समन नहीं होगा। आ जाता है अगर कोई पहले ही एक बार अपराध कर लिया है और दोबारा करता है तो फिर उसके में समन नहीं होगा। तीन सौ 21 कह रहा है अभियोजन का वापस लेना। 321 कहता है लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने से पहले कभी भी अभियोजन को वापस ले सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है निर्णय सुनाए जाने से पहले कभी भी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक केस को वापस ले सकते हैं। फिर आगे कह रहा है आरोप अगर यदि आरोप से पहले वापस लिया है कोई केस है जो आरोप फ्रेम होने से पहले, जो चार्ज है वो फ्रेम होने से पहले ही कोई केस वापस ले लिया गया है तो उसका अनुमोचन कर दिया जाएगा अभियुक्त का, और आरोप के बाद वापस लिया गया है तो उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है जो अभियोजन को वापस ले रहा है तो अगर उसने आरोप फ्रेम हो गए हैं उसके बाद अगर उसने वापस लिया केस तो अभियुक्त को अनुमोचन कर दिया जाएगा। अगर आरोप के फ्रेमिंग होने के बाद लिया गया है तो फिर उसे दोष मुक्त कर देंगे। ये बताता है हमारा 321। 322 कह रहा है
जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनकी प्रक्रिया। और जो कोई मामले ऐसे हैं जिनका निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है तो फिर क्या प्रक्रिया होगी। तो कह रहा है यदि मजिस्ट्रेट किसी मामले का निपटारा नहीं कर सकता है तो वह कार्रवाई को रोककर रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या सक्षम मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो फिर किसे भेज देगा वो, उसकी रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या सक्षम मजिस्ट्रेट को भेज देगा। फिर उन्हें जैसे सही लगेगा वैसे वो ट्रायल कराएंगे। अब आ जाता है 323। 323 कह रहा है प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। अगर मामला सुपुर्द वाला है तब की बात कर रहा है ये 323। 323 सेशन को सुपुर्द करना, तो मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करने के बारे में बता रहा है। तो 323 कहता है यदि मजिस्ट्रेट को लगे कि मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए तो वह सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। और उसे लग रहा है कि सेशन न्यायालय को उसे भेज देना चाहिए मैटर जो केस है उसे, तो फिर क्या करेगा वो सेशन न्यायालय को भेज देगा। अब आ जाते हैं हम 324। 324 बता रहा है सिक्के, स्टाम्प, विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए 10वां प्रबंध दोष मुक्ति व्यक्तियों का विचारण नहीं। अब आ जाते हैं हम 25 में। 325 कहता है प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। तब कौन सी प्रक्रिया करेंगे, जब मजिस्ट्रेट जो पर्याप्त कठोर दंड है जो अपराध का उसे नहीं दे सकता तब क्या करेगा मजिस्ट्रेट। तो ये कह रहा है 325 यदि किसी मामले में मजिस्ट्रेट कठोर दंड नहीं दे सकता है तो वह मामलों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अगर जो मजिस्ट्रेट है वो उस दंड को नहीं दे सकता जो दिया जाना चाहिए तो फिर क्या करेगा वो फिर क्या करेगा वो। तो कह रहा है यदि किसी मामले के मजिस्ट्रेट कठोर दंड नहीं दे सकता है तो वह मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा। फिर आगे कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पक्षकारों की परीक्षा कर सकेगा। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस पक्षकारों की परीक्षा करेगा और पुनः परीक्षा कर सकता है या उसे साक्ष्य ले सकता है। तो पुनः परीक्षा भी कर सकता है और उसे साक्ष्य भी ले सकता है, ये बताता है क्लॉज 3। अब आ जाता है 326। 326 बता रहा है 326 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 327 बताता है खुले न्यायालय का होना। खुला न्यायालय के बारे में बता रहा है 327। तो 327 कह रहा है साधारणतः जांच विचार करने वाला न्यायालय खुला न्यायालय समझा जाएगा जहां जनता प्रवेश कर सकती हो, जहां जनता आ जा सकती है वो न्यायालय हम क्या माने, खुला न्यायालय मान लेंगे। फिर आगे इसमें बता रहा है अगर कोई महिला से संबंधित जो बलात्कार से पीड़ित महिला है उससे संबंधित कोई ट्रायल चल रहा है तो वो ट्रायल बंद कमरे में किया जाएगा, ये बताता है। फिर आगे बताता है जो कार्रवाई बंद कमरे में होगी उनका प्रकाशन न्यायालय की अनुमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो 327 कह रहा है न्यायालय का खुला होना। तो ये कह रहा है साधारणतः जांच विचारण करने वाला न्यायालय खुला न्यायालय समझा जाएगा जिसमें जनता आ जा सकती हो, प्रवेश कर सकती हो। फिर कह रहा है बलात्कार के अपराध के मामले में विचारण बंद कमरे में किया जाएगा। फिर कह रहा है आगे जो कार्रवाई बंद कमरे में की गई है उसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अब आ जाता है चैप्टर 25। चैप्टर 25 बताता है विकृचित व्यक्तियों के बारे में उपबंध। ये 25 बताता है विकृचित व्यक्तियों के बारे में उपबंध। हाँ तो ये बताता है विकृचित व्यक्तियों के बारे में उपबंध। इसमें सेक्शन दे रखे 328 से 339 तक। 328 से 339 तक। तो इसमें पहला क्लॉज बताता है 328 अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया। तो ये कह रहा है यदि अभियुक्त पागल है तथा अपनी प्रतीक्षा करने में असमर्थ है, या तो पागल है या अपनी प्रतीक्षा करने में असमर्थ है, तो ये 328 कह रहा है अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया। तो कह रहा है यदि अभियुक्त पागल है तथा अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तब मजिस्ट्रेट विकृचित के तथ्य की जांच करेगा। तो न्यायालय क्या करेगा, जो विकृचित व्यक्ति है उसकी जांच कराएगा।
जांच करेगा। अभियुक्त की परीक्षा सिविल सर्जन द्वारा सरकार द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकीय अधिकारी से कराई जाएगी। परीक्षा को लेखबद्ध कर लिया जाएगा। तो अगर न्यायालय को लग रहा है कोई व्यक्ति अभियुक्त पागल है तो फिर क्या करेगा, उसकी प्रतिष्ठा करने में असमर्थ है जो व्यक्ति, तब मजिस्ट्रेट विकृति के तथ्य की जांच करेगा। क्या वो वास्तव में विकृत है, इसके लिए वो प्रतिरक्षा करेगा, न्यायालय प्रतिरक्षा करेगा, तथ्य की जांच करेगा। फिर कह रहा है आगे, अभियुक्त की परीक्षा सिविल सर्जन द्वारा कराएगा। ठीक है, फिर बता रहा है जो परीक्षा की जाएगी वो लेखबद्ध की जाएगी। तीन सौ 29 कह रहा है विचारण के समय विकसित होने की दशा में प्रक्रिया। अगर विचारण के समय कोई व्यक्ति विकसित है तब क्या किया जाएगा, तब कह रहा है यदि विचारण के समय अभियुक्त विकृत है तथा अपनी प्रतिष्ठा करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट असमर्थता के तथ्य का विचारण करेगा। समाधान होने पर कार्रवाई रोक देगा। ये विचारण का भाग समझा जाएगा। तो क्या करेगा न्यायालय, अगर उसे लग रहा है वो कार्रवाई को नहीं समझ रहा है तो न्यायालय क्या करेगा, कार्रवाई को रोक देगा। यदि विचारण के समय अभियुक्त विकृत है और अपनी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट असमर्थता के तथ्य का विचारण हो करेगा और समाधान होने पर कार्रवाई को रोक देगा। ये विचारण का भाग समझा जाएगा। अब 330 कह रहा है विचारण लंबित रहने के दौरान पागल व्यक्ति को छोड़ा जाना। तो कह रहा है जब तक विचारण लंबित है तब तक क्या करेंगे, जो व्यक्ति है वो पागल है तो फिर क्या करेगा न्यायालय, उसे बेल पर छोड़ देगा। 330 में 331 कह रहा है 331 कह रहा है जांच या विचारण को पुनः चालू करना। तो अगर न्यायालय को लग रहा है कि वो व्यक्ति पागल था, अब ठीक हो गया है, तो फिर उसका पुनः विचारण करेगा न्यायालय। अब आ जाता है हमारा 332 कह रहा है मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया। तो कह रहा है यदि न्यायालय के विचार में अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है तो जांच या विचारण के आगे चलेगा, और यदि अभियुक्त अभी भी अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तो न्यायालय धारा 330 के अपराधों के अनुसार कार्रवाई करेगा। 333 कह रहा है जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थित हो रहा है। अगर अभियुक्त स्वस्थित हो रहा है तो जब स्वस्थित हो जाएगा तब उसके केस का ट्रायल चलेगा। अब आ जाता है 334 कह रहा है चित्र विकृति के आधारों पर दोष मुक्ति। तो कह रहा है यदि अपराध करते समय अभियुक्त विकृत था तो वह दोष मुक्त कर दिया जाएगा। अगर न्यायालय को लग रहा है अपराध करते समय कोई व्यक्ति विकृत था तो फिर उसे क्या कर दिया है, छोड़ दिया जाएगा। अब 335 कह रहा है ऐसे आधार पर दोष मुक्ति किए गए व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। कह रहा है दोष मुक्त व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में भेजना। अगर जो दोष मुक्त कर दिया गया व्यक्ति है उसे सुरक्षित अभिरक्षा में भेजेगा न्यायालय। तो ये कह रहा है 393-35 दोष मुक्त किए गए विकृत व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति की पागलखाने भेजा जा सकता है, किसी मित्र या नातेदार को सौंप दिया जा सकता है, समय पर उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। ये बताता है हमारा 335। 337 बता रहा है यदि पागल व्यक्ति प्रतिष्ठा करने में असमर्थ हो गया है। अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा करने में असमर्थ है, वहाँ पे गया तो कह रहा है यदि पागल व्यक्ति प्रतिष्ठा करने में असमर्थ हो गया है तो यदि मजिस्ट्रेट के कारागार के निरीक्षक या पागलखाने के परिदर्शक से रिपोर्ट मिलने के पागल व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा करने में असमर्थ है तो न्यायालय धारा 332 के अधीन कार्रवाई करेगा तथा मिली हुई रिपोर्ट को साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाया जाएगा। न्यायालय क्या करेगा, वो व्यक्ति जब तक पागल है तब तक उसे बेल पर छोड़ दिया जाएगा, और सही हो जाएगा तो फिर उसे बुला लिया जाएगा ट्रायल करने के लिए। अब आ जाते हैं अध्याय 26 बताता है सेक्शन 26 बताता है
न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में उपबंध। इसमें सेक्शन दे रखे 340 से 352 तक। तो इसमें पहला सेक्शन देखते हैं 340। तो 340 कह रहा है धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया तो कह रहा है यह धारा 195(1)(b) में वर्णित अपराध की कार्रवाई में पेश दस्तावेज से प्रतीत हो कि जांच की आवश्यकता है तो मजिस्ट्रेट उस भाव निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा, उसका लिखित परिवाद कर सकेगा, उस प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा, मजिस्ट्रेट उसकी प्रतिरक्षा ले सकेगा, अपराध अजमानती हो तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा। तो ये बताता है 340 कह रहा है धारा 195 में वर्णित मामले में प्रक्रिया। तो ये कह रहा है यह धारा 195 के 1(b) ने वर्णित अपराध की कार्रवाई में पेश दस्तावेज में प्रतीत हो कि जांच की आवश्यकता है तो मजिस्ट्रेट उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और उसका लिखित परिवाद पर कर सकेगा। ऐसा उससे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जो रिपोर्ट है उसके पास। मजिस्ट्रेट उसकी प्रतिपूर्ति ले सकेगा। अपराध अजमानती है तो उसे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अब आ जाते हैं 341 बता रहा है अपील के बारे में। अब आ जाते हैं 352 में। 352 कह रहा है 342 कह रहा है खर्चों का आदेश देने की शक्ति। खर्चों का आदेश देने की शक्ति बता रहा है 342 कह रहा है धारा 340(41) में कार्रवाई करने वाला किसी न्यायालय को खर्चे के बारे में आदेश देने को शक्ति होगी जो न्यायालय को है। अब आ जाते 344 बताता है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचार के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। तो अगर कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देगा तो उसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल कैसा होगा तो उसका फिर समरी ट्रायल चलेगा। तो ये बताता है 344 कह रहा है मिथ्या साक्ष्य देने पर न्यायालय अपराध का संज्ञान कर सकेगा तथा संक्षिप्त विचार कर सकेगा। 3 माह की सजा तथा 500 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। ये कह रहा है 3 माह की सजा दी जाएगी और 500 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। अब आ जाते हैं 345 कह रहा है अवमानना की कुछ मामलों में प्रक्रिया। अवमानना की कुछ मामलों में प्रक्रिया के बारे में बताता है। अब आगे बताता है 348 इम्पोर्टेंट है। 348 बताता है माफ़ी मांगने पर अपराधी को अनुमोचन। तो कह रहा है ये धारा 345 के दिन अपराध के मामले में माफ़ी मांगने पर अभियुक्त को अनुमोचित कर दिया जाएगा। और कोई अभियुक्त है जो माफ़ी मांग लेता है तो फिर क्या कर दिया जाएगा, उसे अभिमुक्त कर दिया जाएगा। अब 349 कह रहा है 349 कह रहा है उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या सुपुर्द किया जाना। तो उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने के लिए इनकार करता है तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया, कारावास में सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम आगे 352 कह रहा है कुछ न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए अपराध का उनके विचार के लिए विचार न किया जाना। तो ये कह रहा है 352 कुछ न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचार न किया जाना। तो कह रहा है कुछ न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचार न किया जाना। कुछ अपराध ऐसे हैं जिनका ये विचार नहीं कर सकते। ये बता रहा है 352। तो 352 कहता है धारा 344, 345, 349 और 350 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय जो न्यायालय के न्यायाधीश से भिन्न दंड न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट धारा 195 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति का विचार उस दशा में नहीं करेगा जब वह अपराध उसके समक्ष या उसके प्राधिकार का अवमान करके किया गया है अथवा किसी न्यायिक कार्रवाई के दौरान ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की हैसियत से ध्यान
ध्यान में लाया गया है। अब आ जाता है 27, चैप्टर 27 बताता है निर्णय के बारे में। तो इसमें है सेक्शन, इसमें सेक्शन दे रखे हैं। इसमें सेक्शन दे रखे हैं 353 से 365 तक। ये हम अब आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।